इतना कहने के बाद गुरप्रीत ने अपने पीछे अपने भाइयों के समूह को अर्जुन देव से मिलवाया। अर्जुन देव ने उन सभी का अभिवादन किया, बिल्कुल भी गर्वित या अहंकारी नहीं दिखे। इससे गुरप्रीत के भाइयों की उस धारणा में सुधार हुआ। समुद्र के केंद्र में क्या स्थिति है? भाई गुरप्रीत के शब्दों के आधार पर ऐसा लगता है कि उत्कृष्ट प्रतिभाओं का समूह चौथे रिंग में भी संतुष्ट नहीं था और फिर भी आगे जाना चाहता था। गुरप्रीत की आंखों में डरावनी झलक झलक रही थी। अभी अफवाहें हैं कि 4 प्रमुख पात्रों में से जो प्रवेश कर रहे थे, केवल नीलन दत्ता ने इसे समुद्र के केंद्र में बनाया था। फील्ड रेस के 3 महान राक्षस सभी उस सड़क पर मारे गए जो सम्राटों को दफनाती है। वे उत्कृष्ट प्रतिभाएं अभी भी आगे बढ़ रही हैं और उन्होंने एक चौंकाने वाली फसल प्राप्त की है। जब तक वे जीवित वापस आ सकते हैं, मेरा अनुमान है कि 1 साल बाद 4 सीज हीरो गैदरिंग में कई युवा अर्धसम्राट होंगे। भाइयों में से एक ने बीच में ही टोकते हुए कहा, सबसे बड़ी फसल निश्चित रूप से नीलन दत्ता है। जब तक वह बाहर आ सकता है, उसे निस्संदेह एक राजा से सम्मानित किया जाएगा। काला सागर के भीतर स्थिति का बदलना तय है। हमें जल्दी लौटने और बुजुर्गों को इस खबर के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है। नोट: बस एक अनुस्मारक, राजा से सम्मानित होने के 2 तरीके हैं। पहला अर्जुन देव की तरह एक समारोह के माध्यम से है। दूसरा संप्रभु मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ना है। अर्जुन देव ने दूसरी विधि को सही मायने में राजा से सम्मानित किया है। गुरप्रीत ने सिर हिलाया और कहा, नीलन दत्ता बेहद महत्वाकांक्षी हैं। हमें वापस भागना होगा। मैं आपके साथ चैट करना जारी नहीं रख सकता, भाई अर्जुन देव, लेकिन भविष्य में जब आप काला सागर में जाएंगे तो हम निश्चित रूप से अच्छे मेजबान की भूमिका निभाएंगे। थोड़ी देर रुकते हुए उसने लाश की गर्दन से एक जेड स्ट्रिप पेंडेंट निकाला। फिर उसने कहा, मेरे पास वास्तव में तुम्हें चुकाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। इस जेड पट्टी को एक छोटे से उपहार के रूप में लें। यह लाश प्राचीन युग के एक संप्रभु मार्शल सम्राट की थी। दुर्भाग्य से राजा से सम्मानित होने के बाद वह रास्ते में गिरते हुए इसे जीवित वापस लाने का प्रबंधन नहीं कर सका। यह जेड पट्टी कुछ अच्छी होनी चाहिए। अर्जुन देव ने जेड पट्टी को स्वीकार किया और मुट्ठी से सलामी दी। चलिए चलते हैं। भाई अर्जुन देव, काला सागर की यात्रा करना याद रखें। अराजक महान डाकुओं के वंशजों का यह समूह बहुत लापरवाह था, बिल्कुल भी दिखावा नहीं करता था। जब वे चाहते थे तब चले जाते थे। अर्जुन देव ने गुरप्रीत की बातों को चबाया। 3 महान राक्षस सड़क पर मर गए थे और केवल नीलन दत्ता ही समुद्र के केंद्र तक पहुंच गए थे। सम्राटों को दफनाने वाली सड़क वास्तव में अपने नाम पर खरी उतरती थी। नीलन दत्ता वह प्रमुख पात्र होना चाहिए जिसने अर्जुन देव को पहले चेतावनी दी थी। क्या अन्य 3 की मौत का उससे कोई लेना देना हो सकता है? इस समय अर्जुन देव यह अनुमान नहीं लगा सकते थे कि नीलन दत्ता केवल अपने गोडसन के लिए एक प्रतिद्वंद्वी को छोड़ना चाहते थे, ताकि उस प्रतिद्वंद्वी को किसी अन्य व्यक्ति के हाथों मरने से रोका जा सके। कारण और प्रभाव अत्यंत रहस्यमय था। 1 साल से भी अधिक समय बाद जब अर्जुन देव काला सागर में नीलन दत्ता के गोडसन से मिले तो उनकी अभिव्यक्ति बेहद जटिल हो गई। अर्जुन देव, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? क्या हम अभी भी उत्तरी सागर गठबंधन में जा रहे हैं? अभिमा ने पूछा। स्वाभाविक रूप से जाना महत्वपूर्ण है। तथापि एक समर्थक की तलाश करने की अर्जुन देव की मूल योजना थोड़ी देर के लिए इंतजार कर सकती है। पहले उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी, असीमित संभावनाओं से भरी हुई थी। अब हालांकि उन्हें 5 साल में मार्शल सम्राट बनने की जरूरत थी। उनका जीवन या मृत्यु अप्रत्याशित थी। डिवाइन ड्रैगन पैलेस के उन बूढ़ों के शब्द सुनने में सुखद नहीं हो सकते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने यही सोचा था। जब इस तरह के गठबंधन का कोई मूल्य नहीं था, तो दूसरा पक्ष अर्जुन देव की खातिर मजबूत दुश्मनों का इतना बड़ा समूह क्यों बनाएगा? शायद योगेश ऐसा नहीं सोचेंगे। हालांकि अर्जुन देव ने दुनिया को बहुत कुछ देखा था, वह इस सोच को लंबे समय से समझ गया था। नॉर्दर्न सी अलायंस जैसे बड़े धड़े में योगेश अभी भी बाजी नहीं लगा पाए। अब जब उत्तरी सागर गठबंधन में जा रहे थे तो अर्जुन देव सिर्फ अपने इस मित्र को देखना चाहते थे,
राजा सम्मेलन समारोह में प्राप्त बधाई उपहारों के लिए योगेश को धन्यवाद देने के लिए। उसके बाद कहाँ जाएं? अभिमा ने पूछा। इस सवाल ने अर्जुन देव को स्तब्ध कर दिया। वास्तव में उसके बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? वह 5 साल में मार्शल सम्राट बनने का रास्ता खोजने के लिए कहाँ जा सकता है? क्या उसे सुप्रीम स्काई सम्राट की तलाश में जाना चाहिए, या शायद प्राइम थंडर सॉवरेन? हालांकि वह इन 2 प्राइम्स से मिलने के लिए बहुत शर्मिंदा था। उन्होंने उससे बहुत उम्मीदें रखीं, उसे बहुत मदद दी, फिर भी वह ऐसी स्थिति में समाप्त हो गया। वह उन्हें फिर से खोजने में कैसे शर्मिंदा नहीं हो सकता था? विशाल समुद्र असीम लग रहा था। आकाश ऊंचा था, समुद्र चौड़ा था। हालांकि अर्जुन देव को लगा कि दुनिया इतनी बड़ी होने के बावजूद उनके पास जाने के लिए कहीं नहीं है। जब अभिमा ने यह देखा तो अचानक उसके दिल में दर्द महसूस हुआ। एज्योर ड्रैगन किंग, 3 शानदार और चमकदार शब्द। हालांकि यह शीर्षक अपने साथ बहुत दबाव और बेड़ियां लेकर आया। जो लोग केवल एज्योर ड्रैगन किंग के चमकदार पक्ष को देख सकते थे, वे कभी नहीं समझ पाएंगे। यदि एज्योर सम्राट के वंशज होने की स्थिति नहीं होती, तो अर्जुन देव निश्चित रूप से अब की तुलना में अधिक आराम से जीवन जी पाएंगे। उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और सब कुछ अपने दम पर सहन नहीं करना पड़ेगा। अर्जुन देव ने अपने विचारों को इकट्ठा किया, उन्हें जेड स्ट्रिप पर स्थानांतरित कर दिया जो गुरप्रीत ने उन्हें सौंपी थी। वह सोच रहा था कि यह किस तरह का खजाना है। यह एक प्राचीन कृषक से आया था जो समुद्र के केंद्र तक पहुंच गया था। यह निश्चित रूप से कुछ सरल नहीं था। गुरप्रीत ने इसे उपहार बनाने से पहले इसे देखने की जहमत भी नहीं उठाई थी। वह एक नुकसान पीड़ित होने का डर नहीं था, बहुत बड़ी ईमानदारी दिखा रहा था। जेड पट्टी के साथ खिलवाड़ करने के बाद अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना भेजी। थोड़ी देर बाद उसने एक चकित अभिव्यक्ति प्रकट की। यह कैसा है? अभिमा ने उत्सुकता से पूछा कि जब उसने अर्जुन देव का चेहरा देखा तो उसने उत्सुकता से पूछा, अपने लिए एक नजर डालें। अभिमा ने उड़कर जेड स्ट्रिप ले ली। थोड़ी देर देखने के बाद वह सुखद आश्चर्य में मुस्कुराई। ड्रैगन सीकिंग आर्ट, यह एक प्राचीन गुप्त तकनीक है जिसमें विरासत की केवल एक पंक्ति होती है। अप्रत्याशित रूप से आप इसे खोजने में कामयाब रहे। ड्रैगन सीकिंग आर्ट स्वाभाविक रूप से असली ड्रैगन के शिकार के लिए नहीं था। यह भूगोल, ज्योतिषीय संकेतों और भूविज्ञान के आधार पर स्पिरिट वेन्स को खोजने की एक गुप्त तकनीक थी। प्राचीन काल में स्पिरिट वेन्स को ग्राउंड ड्रैगन के रूप में भी जाना जाता था। स्पिरिट वेन्स अक्सर ड्रैगन का आकार ले लेती थीं, इसलिए ड्रैगन सीकिंग आर्ट नाम में कुछ भी गलत नहीं था। प्राचीन युग के दौरान ऐसे लोग थे जो आत्मा की नसों की तलाश में माहिर थे। जियोमास्टर्स के रूप में जाना जाता है। उन्होंने उच्च दर्जा प्राप्त किया था जो रिफाइनरों या कीमियागरों की तुलना में बहुत अधिक था। ड्रैगन गहराई में छिप जाते हैं, समुद्र ड्रैगन को छुपाता है। कुनलुन महाद्वीप की तुलना में विशाल महासागरों में कई और स्पिरिट वेन्स होनी चाहिए। यह ड्रैगन सीकिंग आर्ट निश्चित रूप से स्वर्गीय तारों वाले महासागर में अधिक प्रभावी होगा। अभी आपके पास स्पिरिट वेन्स की कमी है। यह ऐसा है जैसे यह जेड स्ट्रिप आपके लिए बनाई गई थी। अभिमा बेहद उत्साहित नजर आ रही थी। अर्जुन देव मंद मुस्कुराए और बिना कुछ कहे जेड पट्टी को कसकर पकड़ लिया। यदि सब कुछ मानदंडों का पालन करता है तो उसे छोटे पूर्णता अर्धसम्राट की खेती करने में कम से कम 4 साल लगेंगे, फिर महान पूर्णता अर्धसम्राट तक पहुंचने में कम से कम 4 साल लगेंगे। अर्जुन देव की समझने की क्षमता को देखते हुए स्वर्गीय मुहर के लिए एक आत्मा को संघनित करने में अपेक्षाकृत कम समय लगेगा। मार्शल सम्राट के लिए अर्जुन देव की प्रगति के लिए सबसे बड़ी बाधाएं छोटी पूर्णता अर्धसम्राट और महान पूर्णता अर्धसम्राट की बाधाएं थीं। अगर उसे वास्तव में उन पर 8 साल बिताने पड़े तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि अब जब उसके पास ड्रैगन सीकिंग आर्ट था, जब तक उसने पर्याप्त संसाधन हासिल कर लिए, तब तक वे अड़चनें अब कोई समस्या नहीं होंगी। केवल एक चीज जिसके बारे में उसे चिंता करने की जरूरत थी, वह थी चरम समाप्ति पर पहुंचने के बाद हवा और आग का महाक्लेश। अर्जुन देव का चेहरा अचानक जम गया और एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट हुई। फिर अपने हाथ की लहर के साथ
उसने एक चांदी का युद्धपोत भेजा। वह एक गुप्त खजाना था जिसे उसने स्काई डोम दायरे में प्राप्त किया था। अब जब अर्जुन देव इस स्तर पर पहुंच गए तो ऐसा गुप्त खजाना अब उनकी रुचि को आकर्षित नहीं करेगा। हालांकि मनुष्य उदासीन हो जाते थे। कुन्नुन क्षेत्र में आने के बाद अर्जुन देव ने इस युद्धपोत को ठीक करने के लिए कुछ समय अलग रखा था। अब यह गुप्त खजाना ध्यान से बचने के लिए काम आया। अभिमा, आप युद्धपोत को नियंत्रित करते हैं। हमें उत्तरी सागर में ले आओ। मैं बंद दरवाजे की खेती में प्रवेश करूंगा और अपने सभी प्रयासों को इस ड्रैगन सीकिंग आर्ट पर केंद्रित करूंगा। अभिमा उसके मन में आनंदित हुई। उसने आखिरकार आशा का एक निशान देखा। वह मुस्कुराई और बोली, रोजर, आप आश्वासन के साथ बंद दरवाजे की खेती में प्रवेश कर सकते हैं। बस अन्य मामलों को लिटिल येलो फेदर और मेरे पर छोड़ दें। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। उन्होंने ड्रैगन सीकिंग आर्ट का अध्ययन करने के लिए स्वास्थ्य लाभ कक्ष में प्रवेश किया। ड्रैगन सीकिंग आर्ट वास्तव में ऐसी गुप्त तकनीकों के लिए सिर्फ सामान्य शब्द था, बल्कि कीमिया या शोधन की तरह। इसमें कई तकनीकें शामिल थीं। उदाहरण के लिए, रिफाइनिंग के पास मनीषा मिहिर के हाथों में स्वर्गीय कार्यों की पुस्तक थी। यह परिष्कृत करने का एक दिव्य सिद्धांत था, एक सर्वोच्च अस्तित्व। उसकी जेड स्ट्रिप में छिपी ड्रैगन सीकिंग आर्ट को पैराडाइज सीक्रेट कैनन कहा जाता था। स्वर्ग, स्वर्गीय रहस्यों की गहन समझ को संदर्भित करता है। बस इस नाम के आधार पर कोई अनुमान लगा सकता है कि पैराडाइज सीक्रेट कैनन को ड्रैगन सीकिंग आर्ट्स के बीच बहुत उच्च स्तर का होना था। पैराडाइज सीक्रेट कैनन को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला भाग सबसे जटिल था। यह कुछ हद तक एक सारांश की तरह काम करता था और जेड स्ट्रिप के मूल मालिक के कबीले की स्थिति का परिचय देता था, जो प्राचीन युग के दौरान उनकी महिमा के बारे में बात करता था। इस भाग में ड्रैगन सीकिंग आर्ट की उत्पत्ति के साथ साथ जियोमास्टर्स के विभिन्न संप्रदायों और शाखाओं को विस्तार से दर्ज किया गया है। अर्जुन देव ने तब तक पढ़ा जब तक कि उन्हें सिर दर्द न हो जाए। इसे साधना नहीं माना जा सकता था, इसलिए उसने केवल सामने के हिस्से को देखा और बाद के हिस्सों के माध्यम से स्किम किया, बस एक मोटा समझ प्राप्त किया। इस जेड पट्टी के मालिक को कौशल मेनन कहा जाता था, जो मेनन कबीले का एकमात्र उत्तराधिकारी था। उनकी मृत्यु के साथ उत्तराधिकार की रेखा समाप्त हो गई। यह कबीला प्राचीन युग के दौरान बहुत शानदार था, जो जियोमास्टर्स के बीच एक उच्च स्थान रखता था। इस कबीले के उत्तराधिकारियों को सभी महान स्वर्गीय स्वामी के रूप में जाना जाता था। हालांकि इस कबीले ने प्रसिद्धि या भाग्य की परवाह नहीं की, स्वीकार नहीं किया विभिन्न कुलों के निमंत्रण और स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। इस कम प्रोफाइल ने कबीले को बाद में गुमनामी में डाल दिया। पहले भाग के बाद के हिस्सों में अभी भी परिचय का एक बड़ा हिस्सा था, इसलिए अर्जुन देव बस स्किम किए और सीधे जेड स्ट्रिप के दूसरे भाग में चले गए, पैराडाइज सीक्रेट कैनन का खेती वाला हिस्सा। दूसरे भाग को 5 खंडों में विभाजित किया गया था। पहला खंड स्वर्गीय आंख के बारे में था। स्वर्गीय आंख खोलो, ड्रैगन की तलाश करो और नसों का निर्धारण करो। स्वर्गीय रहस्यों को पूरी तरह से समझें। मेनन कबीले की ड्रैगन सीकिंग आर्ट की नींव के रूप में स्वर्गीय आंख थी। स्वर्गीय नेत्र विकसित किए बिना ड्रैगन की तलाश करना और नसों का निर्धारण करना मुश्किल होगा। गहन हाथ, स्वर्गीय कार्यों को छीनने के लिए जाली। दूसरा खंड स्वर्गीय कार्यों को छीनना था। स्वर्गीय नेत्र की खेती करने के बाद कोई भी वास्तव में ड्रैगन की तलाश नहीं कर सकता था और नसों का निर्धारण नहीं कर सकता था। ऐसा करने के लिए ड्रैगन की खोज के लिए मेनन कबीले के विशेष गुप्त खजाने की आवश्यकता थी। मेनन कबीले में कुल 3 ड्रैगन चाहने वाले गुप्त खजाने थे: ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म, ड्रैगन रिवीलिंग मिरर और ड्रैगन फिक्सिंग नीडल। इस खंड ने इन 3 ड्रैगन खोज गुप्त खजानों को विस्तार से पेश किया, जिसमें उन्हें परिष्कृत करने का तरीका, आवश्यक सामग्री और ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। असीम दाव में कई बदलाव होते हैं। आकाश अप्रत्याशित है, हालांकि वे मापने योग्य, कल्पनाशील, सोचने योग्य हैं। तीसरा खंड स्वर्गीय रहस्यों के कई परिवर्तनों के बारे में था। यह खंड सबसे भ्रमित करने वाला और सबसे महत्वपूर्ण था। इसने विभिन्न भूगोल, भूविज्ञान, ज्योतिष और कई अन्य अवधारणाओं को बहुत विस्तार से पेश किया, उनमें से कम 10,000।
इस खंड में जटिल भौगोलिक क्षेत्रों और उनसे निपटने के तरीके पर चर्चा की गई। आम लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे। अगर कोई समझ भी जाता है तो वह इसमें खुद को विसर्जित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। किसी के दिल में रणनीति के साथ हाथ उठाकर एक अजगर को पकड़ना। चौथा खंड कारावास के बारे में था। यह मुख्य रूप से इस बारे में बात करता था कि स्पिरिट वेन को कैसे फंसाया जाए। ड्रैगन लोकेटिंग कंपास का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की स्पिरिट वेन्स को फंसाने के लिए सभी प्रकार की संरचनाएं स्थापित की जाएं। इसमें विभिन्न आकारों की कुल 3000 संरचनाएं शामिल थीं। पुरुषों से लड़ना, स्वर्ग से लड़ना, असीम आनंद लेना। पांचवां खंड ड्रैगन को फंसाने और स्वर्ग में उठने के बारे में था। सामग्री ने अर्जुन देव को चौंका दिया। एक महान स्वर्गीय गुरु जो एक निश्चित स्तर तक पहुंच गया, दुनिया की सीमाओं को पार कर सकता है। कोई भी स्वर्ग से लड़ने में सक्षम होगा और मनुष्यों की ताकत से ड्रैगन बना सकता है और आत्मा की नसों का पोषण कर सकता है। स्पिरिट वेन्स को प्रकृति द्वारा पोषित किया जाता था, जो चक्रों में होता था। हालांकि मेनन कबीले ने वास्तव में स्वर्ग के खिलाफ संघर्ष करते हुए स्पिरिट वेन्स बनाने के बारे में सोचा था। कोई आश्चर्य नहीं कि मेनन कबीले की विरासत की रेखा समाप्त हो गई। स्वर्ग के खिलाफ लड़ने का कोई अच्छा अंत कैसे हो सकता है? जेड पट्टी का तीसरा भाग खाली था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वास्तव में संदिग्ध था। अर्जुन देव ने अनुमान लगाया कि यह किसी तरह का स्मोक स्क्रीन था। पैराडाइज सीक्रेट कैनन को एक निश्चित स्तर तक विकसित किए बिना वह इसकी सामग्री को देखने में सक्षम नहीं होगा। उसने जेड पट्टी से अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया और एक जटिल अभिव्यक्ति का खुलासा किया। ड्रैगन सीकिंग आर्ट कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक दिन में सीखा जा सके। उसके पिछले विचार बहुत सरल थे। उसने बहुत जल्दी जश्न मनाया था। कोई बात नहीं, मुझे यह पैराडाइज सीक्रेट कैनन सीखना है। उसकी आवाज कांप उठी क्योंकि उसने अपने दाहिने हाथ से जेड पट्टी को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में नजर अविश्वसनीय रूप से दृढ़ थी। अर्जुन देव को दूसरों से भीख मांगना या एहसान करना पसंद नहीं था। यह दुर्लभ था कि स्वर्ग ने उसे सुप्रीम स्काई एम्परर या थंडर सॉवरेन को जाने और परेशान करने की आवश्यकता को रोकने का मौका दिया। चाहे कुछ भी हो, वह हार नहीं मानेगा। कितना भी मुश्किल क्यों न हो, अर्जुन देव हार नहीं मानते थे। पैराडाइज सीक्रेट कैनन की गुप्त तकनीक में वास्तव में 4 खंड शामिल थे। पांचवां खंड सिर्फ एक पूरक था जो एक निषिद्ध कला के बराबर था, जिसने इसे पढ़ते ही रोंगटे खड़े कर दिए। किस तरह का अस्तित्व यह कहने की हिम्मत कर सकता है कि उसने स्वर्ग के खिलाफ लड़ने में असीम आनंद लिया? हालांकि एक कृषक का मार्ग स्वर्ग को चुनौती देने वाला था, स्वर्ग से लड़ने के बराबर था, फिर भी किसान स्वर्ग से डरते थे और उसका सम्मान करते थे, सावधानीपूर्वक कदम उठाते थे और सावधानी से आगे बढ़ते थे। कोई भी इस तरह के अपमानजनक शब्द कहने की हिम्मत नहीं करेगा। अर्जुन देव को पैराडाइज सीक्रेट कैनन के बारे में उत्सुकता थी। वह वास्तव में जानना चाहता था कि मेनन कबीले का पूर्वज किस तरह का व्यक्ति था। मौका मिलने पर उसे निश्चित रूप से काला सागर जाने की जरूरत थी। उसे जाकर गुरप्रीत को ढूंढना था और उस शव को फिर से देखना था। अर्जुन देव के खुद को शांत करने के बाद उन्होंने स्वर्गीय नेत्र की खेती करने के तरीके पर विचार करना शुरू कर दिया। उसे चीजों को कदम दर कदम उठाने की जरूरत थी। अगर वह जल्दी में भी था तो वह कोई कदम नहीं छोड़ सकता था। वह अभी भी इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझता था। स्वर्गीय नेत्र अत्यंत रहस्यमय था। जैसे ही यह खुला, यह एक बिल्कुल नई दुनिया देख सकता था। जब इसे उच्च स्तर पर विकसित किया जाता है तो यह वास्तव में स्वर्गीय रहस्यों को देख सकता है और अच्छी तरह से समझ सकता है। स्वर्गीय नेत्र के कई स्तर थे। मेनन कबीले के जियोमास्टर्स को ज्यादातर स्वर्गीय आंख के अस्तित्व के कारण महान स्वर्गीय स्वामी के रूप में जाना जाता था। सामान्यतया स्वर्गीय नेत्र के स्तर ने आत्मा की नसों को खोजने और पकड़ने के लिए एक महान स्वर्गीय गुरु की क्षमता निर्धारित की। अन्यथा कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास कितनी रणनीतियां हैं, एक उच्च रैंक वाली आत्मा नस का सामना करते समय कोई कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगा। अर्जुन देव ने स्वर्गीय नेत्र की खेती की विधि का अध्ययन किया जब तक कि वह इससे बहुत परिचित नहीं हो गए। संबंधित क्षेत्रों के व्यापक अध्ययन के माध्यम से इसमें महारत हासिल करने के बाद
उन्होंने अपनी स्वर्गीय आंख खोलना शुरू करने का फैसला किया। स्वर्गीय नेत्र को खोलने की प्रक्रिया जटिल नहीं थी, लेकिन यह थकाऊ थी। इसके लिए हर दिन सूर्योदय के दौरान आंखों पर एक विशेष आई ड्रॉप लगाने की आवश्यकता होती है। फिर उसे दूरी में देखने और बैंगनी बादलों को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। नोट्स: बैंगनी बादलों के लिए भारतीय का अनुवाद बैंगनी क्यूई के रूप में भी किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा के बजाय यह वास्तव में ज्योतिष में एक शुभ संकेत है, इसलिए मैं क्यूई के बजाय बादलों के साथ गया। आधे महीने तक बने रहने के बाद वह अपनी ऊर्जा को प्रसारित करेगा और आंखों में 1000 से अधिक छोटे मेरिडियन खोलेगा। फिर वह औपचारिक रूप से स्वर्गीय आंख खोल सकता था, जिससे माथे पर एक ऊर्ध्वाधर आंख बन सकती थी। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव के पास आई ड्रॉप नहीं थे। हालांकि जेड स्ट्रिप में सूचीबद्ध सामग्री और शोधन विधियां थीं। कुछ समय तक उनका अध्ययन करने के बाद उन्होंने उन्हें अत्यधिक समस्याग्रस्त नहीं पाया। यह सिर्फ इतना था कि सामग्री काफी खास थी। उन्होंने समुद्री चार्ट में सूचीबद्ध आसपास के द्वीपों का दौरा किया और अपनी जरूरत की सामग्री सफलतापूर्वक प्राप्त की। कुछ बार इस विधि से खुद को परिचित करने के बाद वह आई ड्रॉप को परिष्कृत करने में सफल रहे। हालांकि हर दिन दोनों आंखों पर आई ड्रॉप लगाने पर एक अवर्णनीय, भेदी दर्द और दर्द था। ऐसा लगा जैसे अनगिनत छोटे छोटे कीड़े आंखों में खोद रहे हों, जिससे बहुत पीड़ा हो रही हो। यह प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी जेड स्ट्रिप में वर्णित है, इसलिए यह अप्रत्याशित नहीं थी। दर्द के बावजूद अर्जुन देव इस अमानवीय यातना को सहने के दृढ़ संकल्प पर भरोसा करते हुए नहीं रुके। यह देखकर अभिमा के दिल में दर्द महसूस हुआ। सबसे पहले लिटिल येलो फेदर को उत्सुकता महसूस हुई, वह इसे आजमाना चाहता था। अंत में एक बार कोशिश करने के बाद यह पूरे दिन तक दर्द से रोता रहा। तब से जब अर्जुन देव को देखा तो लिटिल येलो फेदर की आंखों में एक सम्मानजनक भाव दिखाई दिया। शरारती रवैया यह और भी अधिक पीछे हट गया था। उसी समय अर्जुन देव जब सूर्य के उगने की प्रतीक्षा करने के लिए युद्धपोत के धनुष पर बैठते थे तो लिटिल येलो फेदर उनके साथ होते थे। प्रारंभ में अर्जुन देव ने कोई बैंगनी बादल नहीं देखा। विशेष रूप से बनाई गई आई ड्रॉप के साथ कई दिनों तक बने रहने के बाद उन्होंने आखिरकार तथाकथित बैंगनी बादलों को देखा। वह एक विशाल और उभरता हुआ दृश्य था, जिसमें आकाश में बैंगनी बादलों ने धुंधला रंग का वातावरण बना दिया था। इस दृश्य ने वास्तव में इस दुनिया के उत्थान और आरोही भाग्य को महसूस करने की अनुमति दी। आधे महीने तक बने रहने के बाद अर्जुन देव स्वर्गीय नेत्र खोलने के अंतिम चरण पर पहुंच गए। आंखों को माथे से जोड़ने वाले हजारों छोटे मेरिडियन को खोल दिया। उन्होंने सावधानी से यह अंतिम कदम उठाया। तभी उसके माथे पर एक चीरा दिखाई दिया। एक ऊर्ध्वाधर आंख खुली, जिससे एक अजीब बैंगनी रोशनी निकली। अचानक उसके सामने की दुनिया बदल गई। विशाल समुद्र वास्तव में अर्जुन देव के लिए पारदर्शी हो गया। समुद्र तल का भूगोल, तैरती हुई मछलियां और झींगे, स्पिरिट बीस्ट्स, उसने उन सभी को बहुत स्पष्ट रूप से देखा। हवा अब खाली नहीं थी। इसके बजाय यह विभिन्न गैसों का एक रंगीन संयोजन था। आध्यात्मिक ऊर्जा के अलावा अभी भी कई गैसीय पदार्थ थे। अर्जुन देव को हवा का प्रवाह, बादलों की गति और पूरी दुनिया की तीव्र गति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसे तीव्र दर्द महसूस हुआ, इसलिए उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और ऊर्ध्वाधर आंख भी बंद हो गई, जिससे केवल एक बेहोश खूनी निशान रह गया। अर्जुन देव ने अपने चेहरे पर खुशी से खून पोंछा। स्वर्गीय नेत्र खोलते समय खून जरूर होगा। वह जानता था कि वह वास्तव में सफल हो गया है। इसके बाद उन्हें बस पैराडाइज सीक्रेट कैनन के अनुसार खेती करते रहने की जरूरत थी। स्वर्गीय नेत्र के स्तर में लगातार सुधार होगा। यह तो बस शुरुआत थी। यह कैसा है? क्या आप सफल हुए? लिटिल येलो फेदर के साथ आगे बढ़ने के बाद अभिमा ने पूछा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और अभिमा तुरंत अत्यधिक खुशी से मुस्कुरा उठी, उसके लिए प्रसन्न हुई। हालांकि यह सिर्फ पहला कदम है। मुझे अभी भी ड्रैगन की तलाश करने वाले गुप्त खजाने को परिष्कृत करना है, बदलते स्वर्गीय रहस्यों में महारत हासिल करनी है और खुद को 1000 प्रकार के भूगोल से परिचित करना है। अभिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है। जब तक उम्मीद थी,
तब तक ठीक था। जब तक अर्जुन देव ने इस पैराडाइज सीक्रेट कैनन को सीखा, तब तक उनके 5 साल में मार्शल सम्राट के रूप में आगे बढ़ने की बहुत संभावना थी। ड्रैगन सीकिंग आर्ट्स हमेशा कबीले की गुप्त तकनीकें थीं जो केवल पुरुषों को दी जाती थीं, न कि महिलाओं को। इसके अलावा वे केवल जियोमास्टर परिवारों के भीतर पारित किए गए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक गुट कितना मजबूत था, यहां तक कि एक अमर पवित्र भूमि भी, वे किसी भी ड्रैगन सीकिंग आर्ट्स को खोजने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा अर्जुन देव का पैराडाइज सीक्रेट कैनन वर्तमान ड्रैगन सीकिंग आर्ट्स के अधिकांश से काफी बेहतर था। महान स्वर्गीय गुरु, यह एक ऐसी उपाधि थी जो केवल प्राचीन युग में मौजूद थी। इसके बाद अर्जुन देव ने अभिमान को एक द्वीप पर युद्धपोत को डॉक करने के लिए कहा ताकि वह कुछ सामग्री खरीद सके और ड्रैगन की तलाश करने वाले गुप्त खजाने में से एक ड्रैगन फिक्सिंग नीडल को परिष्कृत करना शुरू कर सके। ड्रैगन फिक्सिंग नीडल एक उपभोज्य वस्तु थी, वह गुप्त खजाना जिसका ग्रेट हेवनली मास्टर्स ने सबसे अधिक उपयोग किया था। इसलिए अर्जुन देव को उनमें से एक बड़ी संख्या को तैयार करने की आवश्यकता थी। ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म और ड्रैगन रिवीलिंग मिरर के लिए उन्हें परिष्कृत करने में अधिक समस्याग्रस्त थे। इसके अलावा कोई भी सामग्री पर कंजूसी नहीं कर सकता था। अर्जुन देव को उस द्वीप पर अच्छी सामग्री नहीं मिल सकती थी जिस पर वह बस रुका था। उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वह बड़े पैमाने पर नीलामी में नहीं पहुंच जाते। इसलिए उनका इरादा उन दो वस्तुओं को परिष्कृत करने का नहीं था। किसी भी मामले में ड्रैगन फिक्सिंग सुई के साथ वह अधिकांश स्पिरिट वेन्स से निपट सकता था। केवल पवित्र आत्मा नसों और उससे ऊपर के लिए ड्रैगन रिवीलिंग मिरर की आवश्यकता होती है। ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म के लिए इसका उपयोग कुछ प्राचीन उत्परिवर्तित स्पिरिट वेन्स से निपटने के लिए किया गया था। 3 दिन बाद ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन से पहली ड्रैगन फिक्सिंग सुई निकली। यह एक हथेली की लंबाई वाली काली सुई थी जिसमें एक बेहद तेज बिंदु था जो ठंडी रोशनी के साथ टिमटिमा रही थी। ड्रैगन फिक्सिंग सुई को अधिक दिव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि कई प्रकार थे, 100 से अधिक। इसके अलावा प्रत्येक प्रकार में सामग्री के लिए एक बहुत ही विशिष्ट सूत्र था। बस थोड़ा अधिक या थोड़ा कम के साथ ड्रैगन फिक्सिंग नीडल स्पिरिट वेन को ठीक करने में विफल हो जाएगी। यह मेनन कबीले के लिए अद्वितीय एक गुप्त खजाना था। स्नैचिंग स्वर्गीय कार्यों के परिचय में उल्लेख किया गया है कि कोई भी उच्च श्रेणी की ड्रैगन फिक्सिंग सुई प्राप्त कर सकता है। इसके लिए एक अधिक जटिल शोधन की आवश्यकता थी जो बेहतर प्रभाव के साथ एक सुनहरी सुई का उत्पादन करती थी। हालांकि यह केवल उन स्थितियों के लिए था जिन्हें कोई भी काले ड्रैगन फिक्सिंग सुइयों के साथ संभाल नहीं सकता था। एक आमतौर पर सिर्फ काले ड्रैगन फिक्सिंग सुइयों की आवश्यकता होगी। अर्जुन देव ने कई बार कोशिश की, लेकिन गोल्डन ड्रैगन फिक्सिंग नीडल्स को रिफाइन करने की सफलता दर बहुत कम थी। 100 सुइयों का उत्पादन करने के बाद वह रुक गया। फिर उसने काले ड्रैगन फिक्सिंग सुइयों को उन्मत्त रूप से परिष्कृत किया। 10,000 का उत्पादन करने के बाद ही रुक गया, जो उसे लंबे समय तक चलने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने शेष दिनों को पैराडाइज सीक्रेट कैनन के सबसे जटिल हिस्से, बदलते स्वर्गीय रहस्यों को समर्पित किया। भूगोल, ज्योतिष और भूविज्ञान का अध्ययन करने के संबंध में वह शून्य से शुरू कर रहा था, इसलिए उसे सीखने पर पर्याप्त समय खर्च करने की आवश्यकता थी। इस विशेष दिन पर युद्धपोत उत्तरी सागर में पहुंचा। अर्जुन देव एक दुर्लभ सांस के लिए जहाज की पकड़ से बाहर आ गए। उसने शांत समुद्र की ओर देखा और उसके मन में एक विचार आया। फिर उसने अपनी स्वर्गीय आंख खोली और अपने परिवेश का अवलोकन किया। वह एक व्यावहारिक सेटिंग में खुद को परखना चाहता था, यह देखने के लिए कि उसकी हालिया कड़वी खेती प्रभावी थी या नहीं। समुद्र का पानी पारदर्शी हो गया और समुद्र तल का भूगोल स्पष्ट हो गया। सिर्फ सीखना बेकार था। यदि अर्जुन देव ने जो सीखा है उसे लागू नहीं कर सकते हैं, तो भले ही उनके हाथ के पिछले हिस्से की तरह तीसरे खंड की सामग्री याद हो, तो यह बेकार होगा। जब उसने पानी के नीचे के इलाके और भूगोल को देखा, तो उसने पिछले कुछ दिनों में जो याद किया, उसके बारे में सोचा, स्वर्गीय रहस्यों के विभिन्न परिवर्तनों के बारे में जानकारी। फिर उसने जल्दी से निर्णय लिया। यह सही नहीं है। यह एक गरीब भूमि है। अजगर का मुंह बंद नहीं होता है और ऊर्जा इकट्ठा नहीं होती है।
यह पानी के साथ निराकार रूप से बहता है। यह भी सही नहीं है। परिवेश सही नहीं है। पहाड़ फंसते नहीं हैं और पानी चक्कर नहीं लगाता है, जिससे यह सब आकाश में लीक हो जाता है। यह एक आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। जैसे ही अर्जुन देव युद्धपोत पर यात्रा कर रहे थे, उन्होंने कई स्थानों को पार कर लिया। अचानक उसने समुद्र तल पर इलाके के एक निश्चित टुकड़े पर नजर डालने से पहले अभिमा को रुकने के लिए कहा। वह एक भारी संरक्षित पानी के नीचे की लाइन थी। दक्षिण में अंतहीन पर्वत श्रृंखलाएं थीं, उत्तर में 3 छोटे टीले एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से संबंधित थे, और पूर्व और पश्चिम में 2 सुरक्षात्मक पर्वत छले थे। केंद्र में संरचना स्पष्ट, चौड़ी और चौड़ी थी। पानी के नीचे एक घुमावदार जंगल भी इसे घेर लेता है। इलाका ऊपर उठा और गिर गया, ठीक एक पहाड़ के बगल में, घुमावदार जैसे कि यह जीवित था। केंद्र में ड्रैगन का मुंह पेड़ों से बंद था। चारों ओर पहाड़ और नदियां थीं, जो इसकी रखवाली कर रही थीं। यह निश्चित रूप से एक कीमती भूमि थी जिसने एक आत्मानस को छिपाया था। स्वर्गीय तारों वाले महासागर में कई आत्मानसें थीं। हालांकि वे ज्यादातर समुद्र के तल पर छिपे हुए थे। जब तक भूमि के साथ कुछ अजीब नहीं हुआ, आत्मा की नसों को उजागर करते हुए, कोई भी उन्हें खोजने के लिए ड्रैगन सीकिंग आर्ट का उपयोग करने के लिए केवल एक जियोमास्टर पर भरोसा कर सकता है। अधिकांश काश्तकार भूविज्ञान को नहीं समझते हैं। यहां तक कि अगर वे एक छिपी हुई आत्मानस के साथ एक जगह से गुजरते हैं, तो वे कुछ भी नहीं खोज पाएंगे। अर्जुन देव ने अपने दाहिने हाथ में 5 ड्रैगन फिक्सिंग सुइयों को पकड़ लिया। वह घबरा गया था। यह उनका पहला प्रयास था। एक गलत निर्णय उसके लिए एक बड़ा झटका होगा। क्या मेरे पास इस ड्रैगन सीकिंग आर्ट में कोई प्रतिभा है? यह बेरोजगार खजाने की भूमि मुझे इसका जवाब देगी। मैं सही हूं या गलत? ड्रैगन फिक्सिंग सुइयों को पकड़े हुए अर्जुन देव ने छलांग लगाई और समुद्र में डुबकी लगाई। फिर वह ड्रैगन गुफा में गया जो कई पेड़ों से घिरा हुआ था। जब अर्जुन देव के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि तथाकथित ड्रैगन को बंद करने वाले पेड़ सिर्फ एक दृश्य था जो दूर से दिखाई दे रहा था। अब जब वह वास्तव में समुद्र के तल पर था, तो पानी के नीचे के सैकड़ों पेड़ एक दूसरे से अपेक्षाकृत दूर थे और बहुत विरल थे। आम लोगों को उन्हें ड्रैगन गुफा या ड्रैगन के मुंह से जोड़ना बहुत मुश्किल होगा। जब अर्जुन देव पास पहुंचे तो उन्होंने ध्यान से एक पेड़ की छाल को छुआ। ये स्पिरिट ट्री नहीं थे, बल्कि साधारण पानी के नीचे के पेड़ थे। स्वर्गीय आंख पहले से ही बंद थी। अर्जुन देव ने समुद्र के जल में दूर तक झांका। दक्षिण में पर्वत श्रृंखला समुद्र में चारों ओर चक्कर लगाने वाले एक क्रूर जानवर की तरह लग रही थी। उत्तर की ओर उसने चारों ओर अनगिनत टीले देखे जो गार्ड की तरह तैनात थे। एक बार जब वह बीच में ड्रैगन गुफा में खड़ा हो गया, तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान से समुद्र के प्रवाह को महसूस किया, कुछ ऐसा जिसे आम लोगों के लिए पता लगाना मुश्किल होगा। गहरे समुद्र में पानी का प्रवाह ज्यादातर शांत होगा। हालांकि अगर यह वास्तव में एक ड्रैगन गुफा थी जिसमें एक स्पिरिट वेन थी, तो पानी के प्रवाह की दिशा निश्चित रूप से इसके लिए कुछ अजीब होगी। अर्जुन देव ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि 1 किलोमीटर दूर पानी का प्रवाह बहुत धीरे धीरे, बाएं से दाएं, मुश्किल से बोधगम्य तरीके से चलता है। यह वास्तव में सही था। पेड़ों ने अजगर को बंद कर दिया, बहते पानी ने उसे घेर लिया। उत्तर में छोटे टीले इसके रक्षक के रूप में कार्य करते थे, एक दूसरे के ऊपर स्तरित थे। दक्षिण में एक क्रूर पहाड़ी जानवर था जो नुकीले और पंजे काट रहा था, उसे बाघ की तरह घूर रहा था। निश्चित रूप से अर्जुन देव के पैरों के नीचे एक आत्मानस छिपा हुआ एक अजगर गुफा था। वह जमीन पर बेरहमी से पटक दिया और वह गड़गड़ाहट के साथ खुल गया। अनगिनत हवा के बुलबुले बाहर निकले। कासिए, कासिए। दरार गहरी हो गई। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन देव के स्टंप ने किसी प्रकार का संतुलन बिगाड़ दिया है। दरार के नीचे की ओर बढ़ने की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। जल्द ही यह 1 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच गया। बैंग! उसी पल में जमीन बिखर गई। शुरू में मुश्किल से बोधगम्य, कमजोर और धीमा पानी का प्रवाह अचानक तेज हो गया, तेजी से घूम रहा था। अर्जुन देव का तनावग्रस्त चेहरा मुस्कान में बदल गया। वह सही था, इस लड़ाई में सफल हुआ।
हालांकि यह अभी आराम करने का समय नहीं था। ड्रैगन की तलाश करना और नसों को ठीक करना इतना आसान नहीं था। हूची हूची पपड़ी कांप उठी और प्रकृति की एक मजबूत शक्ति ने उत्तर में छोटे टीलों को उखाड़ फेंका। भारी बल ले जाने वाले कई छोटे छोटे टीले अर्जुन देव की ओर टूट पड़े। ये अजगर के पहरेदार थे। ड्रैगन गुफा को छूने वालों को इस दौर से गुजरना पड़ता था। अन्यथा आत्मा की नस प्राप्त करने का उल्लेख भी नहीं करने के लिए, आत्मा की नस इसके बजाय एक को निगल सकती है और कोई अपना जीवन खो देगा। कारावास पर पैराडाइज सीक्रेट कैनन के चौथे खंड में कई गुप्त तकनीकें शामिल थीं जो पहाड़ों और नदियों की शक्ति को उधार ले सकती थीं, जिससे किसी को हाथ की लहर के साथ इस स्थिति से निपटने की अनुमति मिलती थी। अर्जुन देव अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे। वह केवल इसे जबरन दबाने के लिए अपने मार्शल कौशल का उपयोग कर सकता था। जैसे ही उसने पानी में अपनी ओर भागते हुए छोटे टीले को देखा, उसने अपनी हथेली खोली और सीधे एक छोटे से टीले को अवरुद्ध कर दिया। वह इधर उधर चला गया, टीले को विक्षेपित करते हुए कुछ अन्य छोटे टीलों को तोड़ दिया। चट्टानें बिखर गईं और उड़ गईं। समुद्री जल के प्रतिरोध के साथ भी उन्होंने अभी भी समुद्र के तल में कई विशाल गड्ढों को खोद दिया। रोर! अचानक दक्षिण में पहाड़ों से एक क्रूर जानवर जमीन से बाहर निकला। यह वास्तव में 300 मीटर लंबा सांप था जो गाय जितना मोटा था। सांप ने घूरते हुए देखा और एक मजबूत आभा बाहर निकल आई। हालांकि अर्जुन देव को देखने के बाद वह डर से कांप उठा और भागने के लिए तेजी से मुड़ गया। यह सांप केवल एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि के रूप में मजबूत था। जब अर्जुन देव ने इसकी ताकत देखी तो अब उन्हें विश्वास हो गया कि उनके पैरों के नीचे छिपी स्पिरिट नस बहुत ऊंची नहीं है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह सिर्फ एक परीक्षा थी। उसका एकमात्र डर खाली आ रहा था। ऐसा नहीं था कि स्पिरिट वेन कम रैंक की थी। उसे केवल यह साबित करने की आवश्यकता थी कि क्या उसके पास वास्तव में ड्रैगन की तलाश करने और नसों को ठीक करने की प्रतिभा है। बज 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 जमीन में दरारें दिखाई दीं, उत्तर की ओर फैल गईं जैसे कुछ भूमिगत हो रहा हो। अर्जुन देव के हाव भाव ठंडे पड़ गए। सिर छिपा रहे हैं लेकिन पूंछ दिखा रहे हैं। तुम कब तक छिपेंगे? अर्जुन देव के हाथ में 5 ड्रैगन फिक्सिंग सुई एक झटके में घूमते हुए बाहर निकल गईं। समुद्र के तल पर एक दयनीय चीख गूंज उठी। समुद्री जल बढ़ गया और सतह 10 किलोमीटर ऊपर बड़ी लहरों में उठ गई। चांदी का छोटा युद्धपोत लहरों के साथ चला गया। युद्धपोत पर सवार अभिमा ने खुशी की अभिव्यक्ति प्रकट की। वह हवा और लहरों से नहीं डरती थी। उसे डर था कि कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। दरारें फैलना बंद हो गईं। अर्जुन देव पानी में शांति से चले गए, दरार के अंत तक चले गए। फिर उसने कुछ और बार पेट मारा। अंत में वह अभी भी पर्याप्त कुशल नहीं था। यदि वह कारावास पर चौथे खंड के केवल एक छोटे से हिस्से में महारत हासिल कर सकता है, तो उसे इस तरह के भद्दे तरीके से ऐसा नहीं करना पड़ेगा। वह आसपास के भूगोल की शक्ति का उपयोग करने और अपने दम पर जमीन को ऊपर उठाने में सक्षम होगा। अभी अर्जुन देव उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे। वह केवल क्रूर बल द्वारा आत्मा की नस को उजागर कर सकता था। जब समुद्र का तल खुला तो एक हरा रोमिंग ड्रैगन था जो 5 ड्रैगन फिक्सिंग सुइयों से नीचे गिरा हुआ था, जो हिलने डुलने में असमर्थ था। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। एक रैंक 3 स्पिरिट नस। आसपास की स्पिरिट स्टोन माइंस मेडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का उत्पादन कर सकती हैं और सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के प्रकट होने की संभावना है। अर्जुन देव ने नीचे स्पिरिट वेन को आकार दिया और मंद मंद मुस्कुराया। स्काई डोम दायरे में यह शहरों के लायक होगा, लेकिन कुन्नुन दायरे में यह कुछ भी नहीं था। कम से कम अर्जुन देव के स्तर पर यह उल्लेख के लायक नहीं था। 5 ड्रैगन फिक्सिंग सुइयां धीरे धीरे पिघल गईं और हरा रोमिंग ड्रैगन स्पिरिट वेन की उत्पत्ति की गेंद में बदल गया। अर्जुन देव से एक सक्शन आया और उन्होंने इसे सीधे अवशोषित कर लिया। बढ़ती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा उनके शरीर में एक शक्तिशाली नदी की तरह बह रही थी, जो बहुत विशाल और शक्तिशाली लग रही थी। हालांकि जब यह आध्यात्मिक ऊर्जा डेंटियन तक पहुंची,
जहां प्रकाश के धब्बों से भरे ड्रैगन के आकार की स्वर्गीय मोहर का अस्पष्ट सिलहूट था, तो यह समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त होने वाली नदी की तरह था, चुपचाप प्रवाह में गायब हो गया। आसपास का भूगोल पूरी तरह से बर्बाद लग रहा था। अर्जुन देव ने स्पिरिट वेन को अवशोषित करना समाप्त किया और चारों ओर देखा। फिर वह तीर की तरह ऊपर उठा और समुद्र से बाहर निकल गया। इसके तुरंत बाद अभिमा ने पूछा, यह कैसा था? 1 रैंक 3 स्पिरिट वेन, अर्जुन देव ने युद्धपोत पर उतरने पर उत्तर दिया। अभिमा ने उत्साह से कहा, बुरा नहीं है, ठीक ठाक है। यह वास्तव में बुरा नहीं है। पूरे कुनलुन महाद्वीप में सभी स्पिरिट वेन्स जिन्हें एक नज़र से खोजा जा सकता है, वे सभी पहले से ही प्रमुख गुटों के कब्जे में हैं। एक भी नहीं बचा है। आपको जिन संसाधनों की आवश्यकता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए आप मूल रूप से केवल उन पवित्र भूमि को लूट सकते हैं। यह आत्महत्या के समान होगा। अब ड्रैगन सीकिंग आर्ट के साथ अब आपको दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में लोग आपकी मदद मांगने के लिए बड़ी संख्या में आपके पास आएंगे। संप्रदायों के लिए स्पिरिट वेन्स का महत्व बिना कहे चला गया। कोई भी सक्षम जियोमास्टर पवित्र भूमि में एक सम्मानित अतिथि होगा, जिसके साथ सर्वोच्च सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा। अभिमा बिल्कुल सही थी। हालांकि अर्जुन देव अभी भी उससे दूर थे। आखिरकार वह अभी भी इसके लिए नया था। कुछ अनुभवी जियोमास्टर कुलों की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर था। अरे ठीक है, हम पहले से ही उत्तरी सागर में हैं। क्या हमें सीधे नॉर्दर्न सी अलायंस के मुख्यालय के लिए जाना चाहिए? नॉर्दर्न सी अलायंस एक ऐसा संगठन था जो आपसी लाभ की तलाश में कई गुटों से बना था। यह मार्शल गॉड पैलेस के समान था। हालांकि ताकत और संचय के संबंध में वे मार्शल गॉड पैलेस से बहुत कम थे। नॉर्दर्न सी अलायंस के वर्तमान अलायंस प्रमुख योगेश के पिता थे। अप्रत्याशित को छोड़कर योगेश को गठबंधन मुख्यालय में होना चाहिए। अर्जुन देव ने समुद्र चार्ट निकाला और उसकी जांच की। फिर उन्होंने कहा, चलो पहले क्लाउड ट्रेजर्सी मार्केट चलते हैं। यह उत्तरी सागर का सबसे बड़ा समुद्री बाजार है। आइए देखें कि क्या मैं ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म और ड्रैगन रिवीलिंग मिरर को परिष्कृत करने के लिए सामग्री खरीद सकता हूं। इन 2 अजगर की तलाश करने वाले गुप्त खजाने के लिए कई दिव्य सामग्रियों की आवश्यकता होती थी, जो 100 प्रकार से कम नहीं होती थीं, प्रत्येक प्रकार के लिए कम से कम 5 टन की मात्रा में। केवल दिव्य सामग्री ही एक खगोलीय योग तक आएगी। यदि 40 मिलियन से अधिक काले सूक्ष्म सिक्के नहीं होने के लिए, जो उसे एक शानदार रूप से धनी व्यक्ति बनाता है, तो वह इस तरह की किसी चीज को परिष्कृत करने के लिए सहन नहीं करेगा। अभिमा ने सिर हिलाया और समुद्र चार्ट पर कब्जा कर लिया। फिर उसने अर्जुन देव को मुस्कुराते हुए युद्धपोत की पकड़ में धकेल दिया, उसे पैराडाइज सीक्रेट कैनन की खेती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। जहां तक नेविगेशन और समुद्र में युद्धपोत का सामना करने वाले क्रूर जानवरों का सवाल है, अर्जुन देव उन्हें अभिमा और लिटिल येलो फेदर के लिए छोड़ सकते थे। समुद्र पर 10 दिनों तक यात्रा करने के बाद क्लाउड ट्रेजर सी मार्केट का अस्पष्ट सिलहूट दूर से दिखाई दिया। 10,000 ट्रेजर सी मार्केट की तरह इसे समुद्र में खड़ी एक ऊंची मूर्ति के चारों ओर बनाया गया था। दूर से देखने पर इस मूर्ति का रूप एक अलग व्यक्ति का था। हालांकि इसकी मुद्रा लगभग समान थी। इसने आकाश की ओर देखा, दुख और क्रोध की असहाय अभिव्यक्ति दिखाई। अर्जुन देव के पहले अनुभव के बाद उन्हें पता था कि मूर्तिकला की हथेली पर क्लाउड ट्रेजर सिटी में सबसे अच्छा बाजार स्वाभाविक रूप से था। किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे, अर्जुन देव ने ध्यान से अपनी आभा वापस ले ली। फिर वह भीड़ के साथ शहर में उड़ गया। चारों ओर पूछने के बाद अर्जुन देव ने पाया कि 9 काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन की भी क्लाउड ट्रेजर सिटी में एक शाखा थी। इसके अलावा इसे तीसरे स्थान पर रखा गया था, जो तीसरे सिटी लॉर्ड का स्थान धारण कर रहा था। उत्तरी सागर के सबसे बड़े समुद्री बाजार के रूप में क्लाउड ट्रेजर सिटी की जीवंतता बिना कहे चली गई। क्लाउड ट्रेजर सिटी में प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए किसी को कम से कम एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज होने की आवश्यकता होती है, जो एक उच्च आवश्यकता है। फिर भी सड़कों पर लोगों की एक अंधहीन धारा थी। यह इस हलचल भरे व्यापारी शहर के लिए सबसे अच्छा प्रशंसा पत्र था।
अफवाह के अनुसार स्वर्गीय तारों वाले महासागर में सभी अमर मूर्तियां रहस्यमय खजाना मास्टर की थीं। जैसे ही अर्जुन देव शहर में घूमते थे, वह गहरी सोच में डूब गए। अफवाह की सत्यता के बावजूद इस ट्रेजर मास्टर के लिए कई अमर पवित्र भूमि से प्रतिस्पर्धा के बावजूद खड़े रहने के लिए वह निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय व्यक्ति थे। इससे पहले कि अर्जुन देव को पता चलता, वह नाइन काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन के द्वार पर पहुंच गया था। जब वह बड़े कदमों के साथ अंदर आया, तो एक सुंदर नौकरानी तुरंत उसकी देखभाल करने के लिए आई। यह यंग मास्टर, आपके पास क्या निर्देश हैं? अर्जुन देव ने बिना कुछ कहे एक तैयार सूची निकाली और उसे सौंप दिया। नौकरानी ने एक नजर डाली और दंग रह गई। घनी भरी हुई सूची में सभी प्रकार की दिव्य सामग्री शामिल थी। हालांकि इससे भी अधिक भारी बात यह थी कि सूची में प्रत्येक के 50 टन निर्दिष्ट थे। यंग मास्टर, कृपया मेरे साथ थोड़ी देर आराम करने के लिए सम्मानित अतिथि के मंडप में आएं, नौकरानी ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसने जल्दी से अपने घबराए हुए दिल को दबा दिया। अर्जुन देव ने सम्मानित अतिथि के मंडप में ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया। इसके तुरंत बाद नाइन काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रबंधक, बड़े शॉट, जिन्होंने यहां थर्ड सिटी लॉर्ड का पद संभाला, व्यक्तिगत रूप से आए। जैसे ही यह व्यक्ति प्रकट हुआ, वह अर्जुन देव को देखकर चौंक गई। फिर उसने अपने हाथ लहराए, अपने गार्डों और परिचारकों को पीछे हटने का इशारा किया। अर्जुन देव के हाव भाव कुछ आश्चर्य के साथ थोड़े बदल गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मिस ज्योति, हम फिर मिलते हैं। दोनों बहुत हैरान थे। 10,000 ट्रेजर सिटी में ट्रेजर मास्टर के निवास पर विदाई के बाद उन्हें क्लाउड ट्रेजर सिटी में फिर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। ज्योति मुस्कुराते हुए चली गई और बोली, आखिर यह एक छोटी सी दुनिया है। एज योर ड्रैगन किंग, क्या मैं आपको मयंक या अर्जुन देव के रूप में संबोधित करूं? हालांकि ज्योति ने मुस्कुराते हुए बात की, लेकिन उसके लहजे में स्पष्ट रूप से कुछ दोष था। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, एक नाम एक प्रतीक है। मिस ज्योति मुझे जैसे चाहे संबोधित कर सकती हैं। जिसके बारे में बात करते हुए मिस ज्योति क्लाउड ट्रेजर सिटी में क्यों है? यह सब आपके लिए धन्यवाद है। मैं अब अपने दम पर हड़ताल कर सकता हूं। 10,000 ट्रेजर सिटी में नाइन काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रबंधक मेरे पिता हैं। अब मैं अकेले क्लाउड ट्रेजर सिटी में नाइन काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन का प्रबंधन करता हूं। साथ ही मैं पूरे उत्तरी सागर में सभी व्यवसायों के लिए जिम्मेदार हूं। अर्जुन देव ने चाय की चुस्की ली और कहा, ऐसा लगता है कि मैं इस लेनदेन के लिए छूट देने के लिए मिस ज्योति पर भरोसा कर सकता हूं। आपके साथ व्यवहार करना वास्तव में एक सिर दर्द है। छूट कोई समस्या नहीं है। मैं बस यही आशा करता हूं कि आप पिछली बार की तरह कुछ नहीं करेंगे, जिससे चंद्रमहल की पवित्र बेटी का अपहरण जैसी समस्याएं पैदा होंगी। मैं वास्तव में इससे फिर से नहीं निपट सकता। ज्योति बेबसी से मुस्कुराई। यदि अर्जुन देव द्वारा उत्पन्न समस्याओं के लिए नहीं, तो वह 9 गहन मार्शल तकनीकों के योगदान पर और भी आगे बढ़ सकती थी, सीधे मुख्यालय में प्रवेश करती और नाइन काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन के मुख्य संचालन को प्रभावित करती थी। हालांकि उनके मन में अर्जुन देव से कोई नफरत नहीं थी। यदि वह नहीं होता, तो वह अभी भी 10,000 ट्रेजर सिटी में होती, स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होती। हालांकि यह भी नहीं कहा जा सकता था कि ज्योति उन्हें पसंद करती थी। वह कुछ हद तक अर्जुन देव को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उनका बेहिचक चरित्र उनके लिए सिरदर्द था। मैंने आपकी सूची पर एक नजर डाली। बहुत सारे प्रकार की दिव्य सामग्री है और आपको प्रत्येक के 50 टन की आवश्यकता है। यह कोई छोटी संख्या नहीं है। अर्जुन देव ने शांति से कहा, पैसे की कोई समस्या नहीं है। आप जानते हैं कि मैं कितना अमीर हूं। जब तक आपके पास सामान है, मैं उनके लिए भुगतान कर सकता हूं। हाँ, यंग मास्टर देव के साथ व्यापार की बात करना वास्तव में सीधा है। दिव्य सामग्री सबसे अधिक व्यापार किए जाने वाले प्राकृतिक खजानों में से एक है। नाइन काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन सूची में अधिकांश वस्तुओं को बाहर ला सकता है। हमें उन सभी को इकट्ठा करने के लिए 3 दिन की आवश्यकता होगी। हालांकि एक आइटम है जो मेरे नाइन काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन के पास नहीं है।
मेरा मानना है कि अन्य व्यापारी संघों के पास भी इसका 50 टन नहीं है। अर्जुन देव को आश्चर्य नहीं हुआ। वह अपनी सूची को अच्छी तरह से जानता था। जिस दिव्य सामग्री की कमी थी वह थी काला पैटर्न वाला सोना। ब्लैक पैटर्न वाला सोना एक सर्वउद्देशीय दिव्य सामग्री थी। गुप्त खजाने के बावजूद जब तक कोई ब्लैक पैटर्न वाला सोना जोड़ता है तब तक इसकी गुणवत्ता में काफी वृद्धि होगी। अर्जुन देव ने एक बार मार्शल गॉड पैलेस के रिसोर्स स्टार्स में से एक में ब्लैक पैटर्न गोल्ड का प्रोडक्शन साइट देखा था। इसलिए वह ऐसी दिव्य सामग्री की अनमोलता पर बहुत स्पष्ट था। 500 टन अयस्क केवल 500 किलोग्राम काले पैटर्न वाले सोने का उत्पादन कर सकता था। दुर्लभ आपूर्ति और मजबूत मांग पूरी तरह से बेमेल थी। इसलिए ब्लैक पैटर्न वाला सोना हमेशा स्टॉक में कम था। नियमित गुप्त खजाने को केवल कुछ काले पैटर्न वाले सोने के पाउडर की आवश्यकता होती है ताकि उनकी गुणवत्ता में बहुत वृद्धि हो सके। इसके बावजूद अर्जुन देव 50 टन चाहते थे। कोई भी व्यापारी संघ एक बार में इतना कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। आपका नाइन काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन मुझे कितना बेच सकता है? उन्होंने कहा, हमारे पास कुछ विशेष चैनलों के अलावा ब्लैक पैटर्न वाले सोने का अपना स्टॉक है। 25 टन पहले से ही हमारी सीमा है। अर्जुन देव ने एक पल सोचा। 25 टन मुश्किल से उसकी जरूरतों को पूरा करते थे। यह पर्याप्त होगा। सौदा। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 3 दिन में तुम्हें सामान सौंप दूंगा। क्या मैं थोड़ा नासमझ हो सकता हूं और पूछ सकता हूं कि आप किस तरह के गुप्त खजाने को इतने काले पैटर्न वाले सोने से परिष्कृत कर रहे हैं? एक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाना? जाहिर है यह असंभव था। ज्योति को विश्वास नहीं था कि अर्जुन देव ऐसा करने में सक्षम है। हालांकि इसके अलावा किस सीक्रेट ट्रेजर को इतने ब्लैक पैटर्न वाले सोने की आवश्यकता थी? विभिन्न ग्रेड के गुप्त खजाने ब्लैक पैटर्न वाले सोने की अलग अलग मात्रा में लेने में सक्षम होंगे। यदि यह एक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाना नहीं था तो एक बार राशि सीमा तक पहुंच जाने के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहुत अधिक काला पैटर्न वाला सोना जोड़ा गया था। यह सिर्फ एक बर्बादी होगी। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको नहीं बता सकता। मुझे पता था कि आप ऐसा कहेंगे। मैं मूल रूप से आपके साथ कुछ समाचार साझा करने जा रहा था। ऐसा लगता है कि आपको यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन देव के हाव भाव थोड़े बदल गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, मैं 2 प्राचीन अजगर की तलाश करने वाले गुप्त खजाने को परिष्कृत करने की योजना बना रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मिस ज्योति इसे गुप्त रखेंगी। ज्योति की आंखों में सदमा चमक उठा। उसने बड़े आश्चर्य के साथ कहा, आप एक जियोमास्टर हैं? अर्जुन देव ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ज्योति ने इस पर जवाब दिया। वह जानती थी कि उसने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है। उसने जल्दी से माफी मांगी, मुझे क्षमा करें। मैं गारंटी देता हूं कि मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। आज रात क्लाउड ट्रेजर सिटी के ट्रेजर मास्टर का निवास एक आंतरिक नीलामी आयोजित कर रहा है। नीलामी में बेचे जाने वाले खजाने ट्रेजर मास्टर के व्यक्तिगत संग्रह से हैं। यह जनता के लिए खुला नहीं है और उत्तरी सागर के ट्रेजर मास्टर के निवास के केवल कुछ सम्मानित मेहमानों को निमंत्रण भेजे जाते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद ज्योति ने आगे कहा, नीलामी के लिए वस्तुओं में 50 किलोग्राम डिवाइन ग्रेड ब्लैक पैटर्न वाला सोना शामिल है। यह 50 टन काले पैटर्न वाले सोने के बराबर है। क्या आप मुझे निमंत्रण दिला सकते हैं? ड्रैगन रिवीलिंग मिरर और ड्रैगन सबड्यूइंग प्लेटफॉर्म का पैराडाइज सीक्रेट कैनन में बहुत महत्व था। चूंकि अर्जुन देव के पास इन दोनों वस्तुओं की गुणवत्ता को शिखर तक बढ़ाने का अवसर था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे याद नहीं करेंगे। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि मैंने इसका उल्लेख किया है, निश्चित रूप से मुझे आपके लिए निमंत्रण प्राप्त करने का विश्वास है। बहुत धन्यवाद। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इतना व्यवसाय देने के बाद मुझे यही करना चाहिए। जल्द ही रात आ गई। टिमटिमाते तारों से आसमान भर गया। अर्जुन देव ज्योति के साथ खजाने गुरु के निवास पर गए। निमंत्रण सौंपने के बाद वे सफलतापूर्वक निवास में प्रवेश कर गए। रास्ता दिखाने के लिए कोई था। कई मोड़ लेने के बाद, कई छोटे गलियारों और बगीचों से गुजरते हुए वे एक बड़े,
उत्तम मंडप में पहुंचे। साइनबोर्ड पर 3 शब्द थे, क्लाउड ट्रेजर पेवेलियन। दरवाजों पर मौजूद गार्डों द्वारा दोनों की पहचान सत्यापित करने के बाद वे प्रवेश कर गए। कृपया पहले यहां आराम करें। नीलामी औपचारिक रूप से शुरू होने से पहले 1 और घंटा है। अटेंडेंट छुट्टी लेने से पहले दोनों को एक बूथ में ले गया। बूथ में संरचनाएं रखी गई थीं। खिड़की के सामने प्रकाश की एक स्क्रीन थी, जिससे दोनों को नीलामी मंच की स्थिति स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति मिली। सीटों के दोनों किनारों पर विशेष रूप से निर्मित बिडिंग स्टोन्स थे। जब किसी ने बिडिंग स्टोन के माध्यम से बोली लगाई तो सभी बूथ इसे सुन सकते थे। बिडिंग स्टोन को सक्रिय किए बिना बूथ में बातचीत लीक नहीं होगी, जिससे ग्राहकों की गोपनीयता की गारंटी होगी। जब दोनों इंतजार कर रहे थे, अर्जुन देव ने साधारण नीलामी मैनिफेस्ट पर एक नजर डाली। नीलामी में केवल 20 आइटम थे। संख्या के संबंध में इसकी तुलना अन्य नीलामियों से नहीं की जा सकी। हालांकि इस क्वालिटी ने अर्जुन देव को पूरी तरह से अवाक कर दिया। इनमें से हर एक वस्तु शहरों के लायक खजाना थी। अर्जुन देव जिस दिव्य ग्रेड काले पैटर्न वाले सोने में रुचि रखते थे, वह उनके बीच बिल्कुल भी अलग नहीं था। ब्लैक पैटर्न वाले सोने की तुलना में कम से कम 5 नीलामी आइटम अधिक मूल्यवान थे। इससे पता चलता है कि इस नीलामी का पैमाना कितना भव्य था। ट्रेजर मास्टर वास्तव में रहस्यमय है। यह सोचने के लिए कि ये सभी खजाने उसके व्यक्तिगत संग्रह से हैं, फिर भी वह नीलामी करने के लिए लापरवाही से कुछ चुन सकता है। अर्जुन देव का मानना था कि खजाने गुरु को वास्तव में काले सूक्ष्म सिक्कों की परवाह नहीं थी। उन्होंने शायद केवल एक ही कारण से ऐसा किया, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए। ज्योति ने सिर हिलाया और कहा, बाहरी दुनिया में एक कहावत है कि खजाना गुरु स्वर्गीय तारों वाले महासागर के छिपे हुए 7वें पवित्र गुरु हैं। उसके पास जो शक्ति और धन है, वह पवित्र भूमि में से किसी एक की तुलना में कमजोर नहीं है। जब धन की बात आती है, तो ट्रेजर मास्टर को स्वर्गीय तारों वाले महासागर में पहले स्थान पर रहना चाहिए। कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। खजाने की यह छोटी सी मात्रा उसके लिए एक छोटी सी बात है। वह अविश्वसनीय, यह अर्जुन देव की उम्मीदों से बढ़कर था। ऐसा लग रहा था कि यह ट्रेजर मास्टर उसकी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय था। ज्योति ने कहा, मेरे पिता ने मुझे यही बताया था, तो यह सही होना चाहिए। हालांकि हम उस स्तर पर नहीं हैं जहां हम ट्रेजर मास्टर के सर्कल में प्रवेश कर सकें, इसलिए इस पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। अर्जुन देव, क्या आप मुझे एज्योर अंडरवर्ल्ड फ्रूट खरीदने में मदद कर सकते हैं, जिसका उपयोग मन को पोषण देने के लिए किया जाता है? ठीक इसी समय अभिमा अचानक अमर आत्मा की अंगूठी से बोल पड़ी। अर्जुन देव ने ज्योति के साथ आलस्य से बातें करना बंद कर दिया और जल्दी से मानसिक रूप से जवाब दिया, आप इसका उपयोग करना चाहते हैं? हाँ, यह मेरे लिए बहुत उपयोगी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज यहां इतना दुर्लभ प्राकृतिक खजाना देखने को मिलेगा। उस स्थिति में मैं इसे आपके लिए खरीदूंगा, चाहे कोई भी कीमत हो। आपने मुझसे यह भी नहीं पूछा कि मैं इसका उपयोग किस लिए करूंगा। जब तक आप इसे पसंद करते हैं, भले ही आप इसे नाश्ते के रूप में चाहते हो, मैं इसे आपके लिए लाऊंगा। हाँ, उस स्थिति में मैं वास्तव में इसे नाश्ते के रूप में खाऊंगा, अभिमा ने अमर आत्मा की अंगूठी से शरारती ढंग से कहा। यह स्नैक काफी महंगा था। बस शुरुआती कीमत 1 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्के थी। फिर भी यह अभी भी था जैसा कि उन्होंने कहा था। जब तक अभिमा को यह पसंद आया, कीमत कोई मायने नहीं रखती थी। उसे किसी कारण की जरूरत नहीं थी। मन को पोषण देने के लिए प्राकृतिक खजाने का आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता था, इसलिए यह उतना मूल्यवान नहीं था। केवल दुर्लभ लोग जिन्होंने विशेष साधना तकनीकों की खेती की थी या जिन्होंने अपने दिमाग को घायल कर दिया था, उन्हें इसकी आवश्यकता होगी। नियमित किसान शायद ही कभी ऐसी चीज खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च करेंगे। इसलिए इसके लिए ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। ज्योति ने कहा, यह शुरू हो रहा है। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और देखा कि उनकी खिड़की के सामने प्रकाश की स्क्रीन के माध्यम से नीलामी मंच पर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। नीलामी शुरू होने वाली थी। जब पीले कपड़े पहने बूढ़ा मंच पर चढ़ा, तो उसने सबसे पहले अपने सम्मान का संकेत देने के लिए झुकाया।
यहाँ हर कोई हमारे खजाने के शहर का पुराना ग्राहक है। यह बूढ़ा आदमी और कुछ नहीं कहेगा। मेरा मानना है कि यहाँ हर कोई नियमों को जानता है। हम पहली वस्तु की नीलामी शुरू करेंगे। एक विराम के बाद बूढ़े ने एक लाल कपड़ा खींच लिया। वह मुस्कुराया और कहा, यह उपदिव्य हथियार ग्रेड का खजाना तलवार है। यह आग के लिए जिम्मेदार है और शुरुआती बोली 1 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्के हैं। प्रत्येक वृद्धि 10,000 से अधिक काले सूक्ष्म सिक्के होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो आप अपनी बोलियां बोलना शुरू कर सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने अपने चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं दिखाए। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस मामले को लेकर बेफिक्र था, बहुत उदासीन दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस बूढ़े आदमी को इस बात की परवाह नहीं थी कि अंतिम कीमत कितनी ऊंची जाएगी। अर्जुन देव को ऐसा माहौल पसंद आया। सार्वजनिक नीलामी में नीलामीकर्ता बहुत अनुभवी और कुशल थे। जब उन नीलामीकर्ताओं ने खजाने का परिचय दिया तो वे बहुत कुछ बोलेंगे। बोलियां बुलाते समय उन्होंने चीजों को बाहर खींच लिया, इसे जाने देने से पहले एक ही बात को कई बार दोहराया। वस्तु की स्थिति को देखकर ही कोई यह बता सकता है कि अग्निजनित यह उपदिव्य हथियार कोई साधारण उपदिव्य हथियार नहीं था। इसकी गुणवत्ता उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। भले ही अर्जुन देव ने तलवार का उपयोग नहीं किया, फिर भी उन्होंने इस वस्तु के लिए बोली लगाने पर पूरा ध्यान दिया ताकि अन्य सम्मानित अतिथियों की संपत्ति का आकलन किया जा सके। ऐसा इसलिए था ताकि जब वह डिवाइन ग्रेड ब्लैक पैटर्न वाले गोल्ड के लिए प्रतिस्पर्धा करे तो वह उचित मूल्य पर बोली लगा सके, लेकिन फिर भी अपने प्रतिस्पर्धियों को कुचल दे। बोलियां तेजी से चढ़ी। जल्द ही शुरुआती बोली से दोगुने से अधिक तक पहुंच गईं और 2 मिलियन और 3 लाख ब्लैक एस्ट्रल सिक्कों पर बंद हुईं। बोली का विजेता 75 बूथ में अतिथि था। बूथ में ऐसी संरचनाएं थीं जो आध्यात्मिक भावना और मानसिक ऊर्जा को अवरुद्ध करती थीं। कोई नहीं जानता था कि विजेता कौन था, जो उनकी गोपनीयता की गारंटी देता था। नीलामी में कुल 20 वस्तुएं थीं। पीले वस्त्र पहने बूढ़ा जल्दी से आगे बढ़ा। नीलामी मैलेट को पीटने में निर्णायक था। इसके तुरंत बाद एज्योर अंडरवर्ल्ड फ्रूट की नीलामी का समय आ गया। यह एक दुर्लभ उत्परिवर्तित फल है जिसका उपयोग मन को पोषण देने और मानसिक चोटों के इलाज के लिए किया जा सकता है। अधिकांश समय यह उपयोगी नहीं होता है। हालांकि जब किसी को वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है तो यह कहीं भी नहीं मिल सकता है। शुरुआती बोली 1 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्के हैं। पीले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी नीलामी में रखी वस्तुओं से बहुत परिचित था। जब उन्होंने उनका परिचय दिया तो उन्होंने चीजों को बिल्कुल भी बाहर निकाले बिना ठीक से बात की। बोली शुरू हो गई। मंडप शांत हो गया। स्पष्ट रूप से अधिकांश लोगों को एक खजाने को खरीदने के लिए 1 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्के खर्च करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, जो अनावश्यक था, बस एक ऐसे खतरे के लिए तैयार करने के लिए जो हो सकता है या नहीं हो सकता है। 1 लाख और 10,000 काले सूक्ष्म सिक्के। जब अर्जुन देव ने सोचा कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं करेगा, तभी बूथ 65 से किसी ने बोली में 10,000 ब्लैक एस्ट्रल सिक्कों की वृद्धि कर दी। इसलिए अर्जुन देव ने बोली का पालन किया और 1 लाख और काले सूक्ष्म सिक्के जोड़े। बूथ 17 बोली को 1 लाख बढ़ाता है। वर्तमान बोली 1,110,000 ब्लैक एस्ट्रल सिक्के है। 1 लाख और 5 लाख काले सूक्ष्म सिक्के। बूथ 65 में व्यक्ति थोड़ी देर के लिए रुका था। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई भी इस मद पर उसके साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। इस कीमत को देखने के बाद उस शख्स ने अर्जुन देव को डराने की कोशिश करते हुए 1 लाख 5 लाख काले सूक्ष्म सिक्कों के लिए बोली लगाई। अर्जुन देव ने बोली लगाने वाले पत्थर को सक्रिय किया और शांति से चिल्लाया, 2 मिलियन काले सूक्ष्म सिक्के। कीमत में दोगुनी होने से पीले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को भी कुछ हद तक असावधान कर दिया गया। उसे एज्योर अंडरवर्ल्ड फ्रूट की उम्मीद नहीं थी कि किसी को भी वास्तव में इस पर इतनी तीव्र बोली युद्ध शुरू करने की परवाह नहीं थी। 2 लाख 5 लाख काले सूक्ष्म सिक्के। बूथ में मौजूद व्यक्ति ने गुस्से में अपनी बोली लगाई। फिर एक विराम के बाद उन्होंने जारी रखा, मैं एकमात्र हेगमन माउंटेन मैनर का यंग मैनर लॉर्ड सर्वेश हूं। बूथ के उस पार से मित्र, क्या आप मुझे कुछ चेहरा देने के लिए तैयार होंगे?
एकमात्र आधिपत्य पर्वत मनोर निश्चित रूप से इस एहसान को याद रखेगा। 3 मिलियन काले सूक्ष्म सिक्के। अभिमा बहुत कम ही अर्जुन देव से अपने लिए कुछ मांगती थीं। जहां तक उन्हें याद था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चूंकि अभिमा के लिए किसी चीज में रुचि व्यक्त करना दुर्लभ था, इसलिए अर्जुन देव ने उसे जाने नहीं दिया, चाहे कुछ भी हो। नीलामी मंच पर पीले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर क्रोध चमक उठा। उन्होंने कहा, यंग मास्टर सर्वेश, इस नीलामी के बाद अब आपको क्लाउड ट्रेजर सिटी में आने की जरूरत नहीं है। क्लाउड ट्रेजर सिटी अब आपका स्वागत नहीं करता है। यदि आप अभी भी इस नीलामी को बर्बाद करने के लिए अपनी पहचान का उपयोग करना चाहते हैं, तो संवेदनशील नहीं होने और आपको बाहर आमंत्रित करने के लिए ट्रेजर मास्टर के निवास को दोष न दें। ट्रेजर मास्टर के निवास के लोग असाधारण रूप से जोरदार थे। पीले कपड़े पहने बूढ़े की प्रतिक्रिया अर्जुन देव की उम्मीदों से परे थी। हाँ, सीनियर मजाक कर रहा है। यह सर्वेश सिर्फ एक दोस्त बनाना चाहता है और इस नीलामी को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करना चाहता है। मैं इस दोस्त के पक्ष में इस नीला अंडरवर्ल्ड फल को छोड़ दूंगा। बैंग। बूथ 65 में बोलने के ठीक बाद सर्वेश का चेहरा डूब गया। फिर उसने मेज पर अपनी मुट्ठी पटक दी और उत्तम रेडवुड टेबल को पाउडर में तोड़ दिया। वरिष्ठ जियांग, मुझे वास्तव में खेद है। ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको निराश करना होगा। हाँ। छोटा दोस्त सर्वेश बहुत गंभीर है। इस बूढ़े आदमी का मुख्य लक्ष्य अभी भी डिवाइन ग्रेड ब्लैक पैटर्न वाला सोना है। एज्योर अंडरवर्ल्ड फ्रूट केवल कुछ ऐसा है जिसने गुजरने में मेरा ध्यान खींचा। सर्वेश ने उदास होकर कहा, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं सीनियर राय की मदद करूंगा, इसलिए मैं निश्चित रूप से आपके लिए यह नीला अंडरवर्ल्ड फल प्राप्त करूंगा। ओल्ड कौशिक, मुझे बूथ 17 पर नजर रखने में मदद करें। मैं देखना चाहता हूं कि कौन इतना साहसी है। हमारे एकमात्र आधिपत्य माउंटेन मनोर को कोई चेहरा नहीं दे रहा है। एक बूढ़े आदमी से बात करते हुए सर्वेश की आंखों में एक भारी जानलेवा इरादा चमक उठा। बूढ़े कौशिक ने आदेश का पालन किया और चुपचाप बूथ से बाहर निकल गया। बूथ 17 के अंदर अर्जुन देव ने सफलतापूर्वक एज्योर अंडरवर्ल्ड फ्रूट प्राप्त किया, जो अभिमा बिल का भुगतान करने के बाद चाहता था। फिर उसने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। ज्योति उसके पक्ष में चुप रही। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। एज्योर अंडरवर्ल्ड फ्रूट को दूर रखने के बाद उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मिस ज्योति, बस वही बोलो जो आपके मन में है। आप मुसीबत में हैं। अर्जुन देव ने पूछा, क्या परेशानी? एकमात्र आधिपत्य पर्वत जागीर? सहज रूप में। उत्तरी सागर गठबंधन के कई गुटों में एकमात्र आधिपत्य पर्वत मनोर शीर्ष 10वें स्थान पर है। हाल के वर्षों में वे अजीब तरह से तेजी से उठे। कई लोग कह रहे हैं कि वे अगले दौर में नौराव कबीले को गठबंधन प्रमुख पद से बाहर कर देंगे। उन्होंने कहा, हालांकि यहाँ के नियम कहते हैं कि कोई यहाँ नहीं लड़ सकता, लेकिन दूसरे पक्ष की नजर आप पर है। एक बार जब आप ट्रेजर मास्टर के निवास से बाहर निकल जाएंगे तो कुछ परेशानी होगी। अर्जुन देव ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने गंभीरता से कहा, हाँ, वास्तव में कुछ परेशानी होगी। अर्जुन देव के उदासीन रूप को देखकर ज्योति कुछ शक्तिहीन महसूस कर रही थी। वह अचानक फूट पड़ी, क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? आप पहले से ही एकमात्र हेगमोन माउंटेन मैनर के बारे में जानते हैं। ज्योति ने सिर पर कील ठोक दी। अर्जुन देव को तो पता था। अर्जुन देव ने एक बार योगेश को एक कनेक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हुए नॉर्दर्न सी अलायंस से मदद लेने पर विचार किया था। इसलिए उसने पहले अपना होमवर्क किया था। इसलिए वह उत्तरी सागर गठबंधन की आंतरिक जानकारी पर स्पष्ट थे। आप? अर्जुन देव की मौन पुष्टि देखकर ज्योति ने अपने दांत भींच लिए। इस समय वह वास्तव में इस आदमी से नफरत करती थी। हालांकि वह उसके साथ कुछ नहीं कर सकती थी, नहीं वह अपने बड़े व्यवसाय को खोने के लिए सहन कर सकती थी। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार उत्तरी सागर में आने का मेरा उद्देश्य नौराव कबीले की तलाश करना है। अगर दोनों कुलों में लड़ाई हो रही है
तो मैं निश्चित रूप से नौरव कबीले की मदद करूंगा। देरसबेर, मैं लोगों के इस समूह में भाग लूंगा। ज्योति ने कहा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। तुम निश्चित रूप से लापरवाह हो। हालांकि जो पीड़ित होगी वह यह महिला है। व्यवसाय करते समय किसी को संबंध स्थापित करने में सहज और चतुर होना चाहिए। हर जगह जाना चाहिए और सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि इसके लिए अत्यधिक उच्च कौशल की आवश्यकता होती है। आपके वर्तमान अनुभव, मानसिक स्थिति और उम्र को देखते हुए यह असंभव है। आप हर जगह रुकावटों से टकराएंगे, कोई लाभ प्राप्त करने में असमर्थ होंगे। अब जब आप अपनी कमियों को जानते हैं, तो आपको जितनी जल्दी हो सके चुनाव करना चाहिए। या तो नौराव कबीले या एकमात्र आधिपत्य पर्वत मनोर को चुनें, फिर अपनी पूरी ताकत से अपनी पसंद का पूरा समर्थन करें। इन शब्दों ने ज्योति को स्तब्ध कर दिया। यह ऐसा था जैसे अर्जुन देव ने उसकी शांत अभिव्यक्ति से सब कुछ समझ लिया हो। ये शब्द एक भारी झटके की तरह थे जो आत्मज्ञान लेकर आया, उसे झकझोर कर रख दिया। वह बहुत देर तक अवाक रही। 1 मिनट रुको, ज्योति ने प्रतिक्रिया दी। मैं स्पष्ट रूप से उसे सबक सिखाना चाहता था। ऐसा कैसे है कि स्थिति बदल गई और उसने मुझे इसके बजाय सबक सिखाया? अर्जुन देव ने कुछ ही शब्दों में ज्योति के फैसले को प्रभावित करने में लगभग कामयाबी हासिल की। ज्योति कुछ कहना चाहती थी लेकिन पता चला कि अर्जुन देव पहले से ही लाइट स्क्रीन पर घूर रहा था। डिवाइन ग्रेड ब्लैक पैटर्न वाले सोने की नीलामी पहले ही शुरू हो चुकी थी। बोलियां तेजी से बढ़ती रहीं। जल्द ही 10 लाख की शुरुआती बोली से यह 3 मिलियन तक पहुंच गया। अर्जुन देव ने आह भरते हुए कहा, वास्तव में चारों ओर बहुत सारे नए धन हैं। ज्योति ने खुद को शांत किया और विश्लेषण किया। 5 मिलियन विभाजन रेखा है। यह पहले से ही बाजार दर से दोगुना है। किसी भी अधिक खर्च के परिणामस्वरूप एक बड़ा नुकसान होगा। जैसा कि ज्योति को उम्मीद थी, एक बार जब बोलियां 5 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्कों को पार कर गईं, तो उत्साही प्रतिस्पर्धा धीमी हो गई। इस बोली युद्ध में केवल 2 या 3 लोग ही बचे थे, जिनमें से सर्वेश, जो बूथ 65 में था, सबसे जिद्दी था। सर्वेश ने हर बार कीमत बढ़ाने में संकोच नहीं किया, हर बार बोली में 5 लाख ब्लैक एस्ट्रल कॉइन की वृद्धि की। उन्होंने एक समृद्ध और प्रभावशाली रवैया दिया, बाकी को पैसे से दबाना चाहते थे। बूथ 65 ने 7 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्कों की बोली लगाई। क्या कोई उच्च बोली लगाने को तैयार है? पीले कपड़े पहने बूढ़े ने धीरे से पूछा, क्योंकि उसने चारों ओर देखा। 7 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्के, जो पहले से ही बाजार दर का लगभग 3 गुना था। कोई भी उच्चतर इसके लायक नहीं होगा। हलचल भरे दृश्य ने आखिरकार कुछ शांत और शांत दिखाया। 7 मिलियन की खगोलीय कीमत ने कई संभावित खरीदारों को मजबूर कर दिया। 10 मिलियन काले सूक्ष्म सिक्के। अर्जुन देव ने बोली पत्थर को सक्रिय करने के बाद शांति से बोली लगाई, जिससे पूरी जगह चौंक गई। बूथ 65 के अंदर सर्वेश उस रहस्यमय सीनियर जियांग के साथ खुशी से बातें कर रहा था, क्योंकि वह सामान प्राप्त करने का इंतजार कर रहा था। इस भारी झटके से उसने अपने मुंह में चाय थूक दी। अरे नहीं, वह अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। 10 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्कों की खगोलीय कीमत ने इस जगह पर सभी को चौंका दिया। दूसरों को दबाने के लिए अपनी संपत्ति का दिखावा करने वाले रोबदार सर्वेश ने अब कुछ नहीं कहा। अर्जुन देव ने डिवाइन ग्रेड ब्लैक पैटर्न वाले गोल्ड के लिए बोली जीती। जब नौकरानी माल लेकर आई, तो उसने खुशी खुशी भुगतान किया। ज्योति दंग रह गई। अर्जुन देव ने डिवाइन ग्रेड ब्लैक पैटर्न वाला सोना प्राप्त करने के लिए आसमान छूती कीमत चुकाते हुए बाजार दर से 5 गुना बोली लगाई। उनकी निर्भीकता वास्तव में देखने लायक थी। और उसे अभी भी अन्य दिव्य सामग्रियों के लिए 20 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्कों का भुगतान करने की आवश्यकता थी। कहने का तात्पर्य यह था कि ड्रैगन की तलाश करने वाले 2 गुप्त खजाने को परिष्कृत करने के लिए अर्जुन देव कुल 30 मिलियन काले सूक्ष्म सिक्के खर्च करेंगे। किसी के पास मौजूद मूल्यवान खजाने को शामिल नहीं करते हुए ब्लैक एस्ट्रल सिक्कों की यह राशि एक साधारण मार्शल सम्राट की संपत्ति के बराबर थी। क्या यह इसके लायक था, दिव्य ग्रेड ब्लैक पैटर्न वाला सोना प्राप्त करने के लिए इतनी उच्च कीमत का उपयोग करना? यह अन्य 99 प्रकार की दिव्य सामग्रियों की आधी कीमत है।
डिवाइन ग्रेड ब्लैक पैटर्न वाला सोना एक ब्रह्मपूर्ण बहने वाले 9 रंग की रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था। अर्जुन देव इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उसने धीरे से उत्तर दिया, यदि आप जानते हैं कि इन 2 गुप्त खजाने मेरे लिए क्या मायने रखते हैं, तो आप ऐसा प्रश्न नहीं पूछते। आप वास्तव में एक जियोमास्टर हैं? आपको यह नहीं पूछना चाहिए कि आपको क्या नहीं पूछना चाहिए। अर्जुन देव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने काले पैटर्न वाले सोने को हटा दिया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। इतना क्षुद्र मत बनो। ज्योति मंद मंद मुस्कुराई और जल्दी से पीछा किया। बस मुझे बताओ कि क्या आप एक जियोमास्टर हैं जो ड्रैगन की तलाश कर सकते हैं और नसों को ठीक कर सकते हैं? अर्जुन देव ने ज्योति को नजरअंदाज कर बूथ छोड़ दिया। इस चकाचौंध भरे गलियारे में कोई नहीं था। उसने उसी रास्ते से सीधे जाने से पहले लापरवाही से चारों ओर देखा जिस रास्ते से वह आया था। अर्जुन देव के दूर होने के बाद एक कोने में धीरे धीरे एक आकृति दिखाई दी। यह पुरानी कौशिक थी जो वर्तमान में सर्वेश के आदेश का पालन कर रही थी। जैसे ही ओल्ड कौशिक ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में अर्जुन देव ले गए थे, वह अपने आप से बुदबुदाया, तो यह वह है, नीला ड्रैगन राजा अर्जुन देव। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना दबंग था, यहां तक कि यंग मैनर लॉर्ड को कोई चेहरा भी नहीं दे रहा था। इसे संभालना मुश्किल होने वाला है। अपना सिर हिलाते हुए ओल्ड कौशिक ने अब और नहीं सोचा। वह कुछ फ्लैश के साथ बूथ पर लौट आया और उसने जो कुछ भी देखा था उसकी रिपोर्ट करने के लिए। नीला ड्रैगन किंग? जैसे कि यह अविश्वसनीय है। ओल्ड कौशिक की रिपोर्ट सुनने के बाद सर्वेश को बिना किसी कारण के अजीब तरह से गुस्सा आया। फिर उसने ठंड से सूंघा। अभी हर कोई जानता है कि वह आकाश में उल्का की तरह जल्दी मरने के लिए किस्मत में है। वह सिर्फ एक अपंग है और फिर भी वह मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है। कितना लापरवाह! अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगा तो वह खुद के बारे में बहुत अधिक सोचेगा। रहस्यमय काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने परिवार के नाम जियांग के साथ अपना चाय का प्याला नीचे रखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि हमें इस मामले को जाने देना चाहिए। वह सिर्फ एक जीनियस है जिसका कोई भविष्य नहीं है। वह कितना भी चमकदार क्यों न हो, वह बेकार होगा। हालांकि मैं थंडर सॉवरेन को नाराज नहीं करना चाहता जो उसका समर्थन करता है। सर्वेश को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलते देख परिवार के नाम जियांग वाले बूढ़े व्यक्ति ने बीच में टोकते हुए कहा, यंग मास्टर सर्वेश, निश्चिंत रहें। मैं अब भी वही करूंगा जो मैंने तुमसे वादा किया था। मनोर लॉर्ड की ईमानदारी को देखते हुए मैं इसे अस्वीकार नहीं करूंगा। सर्वेश कम उम्र में ही उत्तरी सागर में बहते हुए प्रसिद्ध हो गए थे। वह कब से इतना व्यथित हुआ था? नीलामी में अपने चेहरे पर बुरी तरह से थप्पड़ मारने के बाद अगर यह बात फैल गई तो वह एक बड़ा मजाक बन जाएगा। सीनियर जियांग, मैं इसके सभी परिणामों को अपने ऊपर उठाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि थंडर सॉवरेन एक ऐसी प्रतिभा पर मेरे साथ कुछ भी करेगा जिसका कोई भविष्य नहीं है। सर्वेश की आंखों में तिरस्कार चमक उठा। उसकी आवाज हाड़ कंपा देने वाली थी। उनका लहजा आत्मविश्वास से भरा था। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन देव पहले से ही अपने यौवन को पार कर चुके हैं और उनका मानना था कि अगर वह अर्जुन देव पर हमला करते हैं तो उन्हें कोई बड़ा परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। हालांकि जबकि सर्वेश ने मार्शल गॉड पैलेस के थंडर सॉवरेन के संभावित प्रतिशोध पर विचार किया, उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि क्या वह अर्जुन देव को उस पर कोई ध्यान देने में सक्षम थे। सर्वेश की राय में अर्जुन देव केवल एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक छोटा पूर्णता अर्धसम्राट भी नहीं था। वास्तव में सर्वेश को नैतिकता की परवाह नहीं थी। वह अर्जुन देव को जितना चाहे उतना हराने की योजना बना रहा था, उसे चीजों को बदलने का एक छोटा सा मौका दिखाने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए जैसा वह चाहता था। सर्वेश का मानना था कि जब तक वह अर्जुन देव को नहीं मारेगा तब तक थंडर सॉवरेन और मार्शल गॉड पैलेस उसका कुछ नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं। मुझे देखने दो कि यह एज्जो ड्रैगन किंग किस तरह का व्यक्ति है। जैसे ही सर्वेश ने बात की, उसने सोल हेगमोन माउंटेन मैनर के समूह को इस बूथ से बाहर निकाल दिया, जल्दी से पीछा किया। जल्द ही केवल परिवार के नाम राय वाला रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति ही अंदर रह गया, जो अपने दम पर चाय का नमूना ले रहा था। फिर
परिवार के नाम राय वाले बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे चाय का प्याला नीचे रख दिया। उसकी आंखों में संदेह चमक उठा। यह एज़्योर ड्रैगन किंग बिना किसी कारण के डिवाइन ग्रेड ब्लैक पैटर्न वाले गोल्ड के लिए बोली लगाने के लिए इतनी खगोलीय राशि क्यों खर्च करेगा? अफवाहों के अनुसार अर्जुन देव कुछ खर्चीले नहीं थे, जिनके पास समझ से अधिक पैसा था। क्या उनकी प्रसिद्धि के नीचे कुछ जटिलता हो सकती है? इस बूढ़े के विचार सही थे या नहीं, या अर्जुन देव में आंख से मिलने के अलावा और भी कुछ था या नहीं, वह सर्वेश के समूह के भाग्य को देखकर जान जाएगा। अर्जुन देव ने बिना किसी खतरे या हंगामा का सामना किए ट्रेजर मास्टर के निवास से सफलतापूर्वक बाहर निकल गए। इसलिए ज्योति, जो उसके पीछे थी, ने राहत की सांस ली। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि एकमात्र हेगमोन माउंटेन मैनर के लोग कितने अहंकारी थे, वे खुले तौर पर क्लाउड ट्रेजर सिटी में कदम नहीं रखेंगे। हालांकि इससे पहले कि ज्योति मुस्कुरा पाती, उसने ट्रेजर मास्टर के निवास की सीमाओं को छोड़ते ही कुछ ही दूरी पर अवांछित लोगों के एक समूह को देखा। आसपास का इलाका शांत हो गया। स्पष्ट रूप से एकमात्र हेगमोन माउंटेन मैनर ने दर्शकों को पहले से ही सतर्क कर दिया और उन्हें साफ कर दिया। सर्वेश ने प्रसन्न भाव दिखाते हुए 3 छोटे पूर्णता अर्ध सम्राट बूढ़ों को आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने अहंकार से अर्जुन देव से कहा, एज़्योर ड्रैगन किंग अर्जुन देव, क्या यह किसी भी तरह से आश्चर्यजनक है? मैंने पहले ही कहा था कि एज़्योर अंडरवर्ल्ड फ्रूट केवल अस्थायी रूप से आपको सौंपा गया है। आपको लगता है कि आप नीलामी स्थान को पहले से छोड़कर दूर हो सकते हैं? डागा, डागा, डागा। आसपास के आसपास तत्काल कदमों की आवाजें गूंज उठीं। एकमात्र हेगमोन माउंटेन मैनर की वर्दी पहने हुए कई किसान छतों और दीवारों पर दिखाई दिए। ये सभी लोग मार्शल ऋषि थे और उनके पास धनुष, क्रॉसबो और सभी प्रकार की प्राचीन राक्षसी ऊर्जा तोपें थीं। उन्होंने अर्जुन देव को घेर लिया, जिससे जानलेवा इरादा बढ़ गया। आश्चर्य से ज्योति के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इस क्लाउड ट्रेजर सिटी में एकमात्र हेगमोन माउंटेन मैनर की छिपी हुई शक्ति असामान्य रूप से बड़ी थी। उसकी आवाज कुछ हद तक कांप गई क्योंकि उसने कहा, सर्वेश, क्या तुम पागल हो? यह सोचने के लिए कि आप क्लाउड ट्रेजर सिटी में हमला करने की हिम्मत करते हैं? क्या आप वास्तव में ट्रेजर मास्टर को नाराज करने से नहीं डरते? सर्वेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी की अपनी कीमत होती है। मेरा मानना है कि ट्रेजर मास्टर नॉर्दर्न सी अलायंस के दूसरे सबसे बड़े गुट और अपने प्रमुख से आगे की प्रतिभाशाली व्यक्ति के बीच सही निर्णय ले सकता है। वही आपके लिए जाता है। यदि नाइन काल्ड्रॉन मर्चेंट एसोसिएशन उत्तरी सागर में व्यापार करना जारी रखना चाहता है, तो अभी चुप रहो। ज्योति निराश महसूस कर रही थी। अब आखिरकार उसे समझ में आ गया कि अर्जुन देव ने क्या कहा। फिलहाल वह तटस्थ रहने और सभी को प्रसन्न करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। उसे मारो, बहुत अधिक बल का प्रयोग करें। उसे दिखाओ कि दर्द क्या है। उसे दिखाएं कि वह हर जगह बिना किसी बाधा के नहीं जा सकता, सिर्फ इसलिए कि उसे एज़्योर ड्रैगन किंग से सम्मानित किया गया था। नीलामी में दृश्य से ही सर्वेश का गुस्सा भड़क उठा। उसकी पहचान घोषित करने के बावजूद दूसरे पक्ष ने अभी भी उसे कोई चेहरा नहीं दिया था, जिससे इतने सारे सम्मानित मेहमानों के सामने उसका चेहरा खो दिया गया था। इससे सर्वेश मूर्ख की तरह लग रहा था। चाहे कुछ भी हो, वह इस हताशा को निगल नहीं सका। इस समय सर्वेश अब और सहन नहीं कर सकता था। वह कोई भी बकवास बोलने की जहमत नहीं उठा सकता था। वह सिर्फ अपनी हताशा निकालना चाहता था, अन्यथा वह खुद को शांत करने में असमर्थ होगा। वुश! बिना कुछ कहे उसके पीछे के 3 अर्ध सम्राटों ने एक ही समय में हमला कर दिया। लापरवाह होने की हिम्मत न करते हुए उन्होंने तुरंत अपनी हत्या की चाल चली। स्पष्ट रूप से ये अर्ध सम्राट संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बिजली की तेज गति से अर्जुन देव को गंभीर रूप से घायल करना चाहते थे। बीच में अर्ध सम्राट ने तलवार की तकनीक को अंजाम दिया। उसने अपनी तलवार बाहर निकाल दी क्योंकि वह स्वर्ग के साथ एक हो गया, अंतरिक्ष के माध्यम से छेद कर रहा था और एक शक्तिशाली रहस्यमय घटना का निर्माण कर रहा था। बाएं और दाएं 2 बूढ़े लोगों में से एक ने एक छड़ी और दूसरे ने भाले का इस्तेमाल किया। उनकी चालें भी बहुत शक्तिशाली थीं,
बीच में बूढ़े आदमी के हमले से कमतर नहीं थीं।